गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी पावर से वर्क कैलकुलेट करना सीखा था। तो हमने बताया था कि वर्क कैलकुलेट करते हैं तो उसमें तीन तरह के क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। एक तो होता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, दूसरा क्या था बच्चों, जिसमें फोर्स हमारा वेरिएबल होगा। इसके एक या दो क्वेश्चन हमने किए थे। और तीसरा था ग्राफ के बीच में अगर रिलेशन हमें दिया हो तो जाके कैसे वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे थे बेसिकली। तो आज वेरिएबल फोर्स से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और फिर आगे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, क्यों उसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्यों आया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पिछले लेक्चर में, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन करा ही देते हैं कि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स, ठीक है। टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। तो पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई ब्लॉक है, ठीक है, उस पर फोर्स लग रहा है हमारा 2x, ठीक है, और इस वेरिएबल फोर्स की वजह से पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 मीटर, ठीक है। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि फोर्स तो वेरिएबल है। अब वेरिएबल फोर्स को डायरेक्ट हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको हर इंस्टेंट पे मालूम नहीं है कि फोर्स कितना होगा। 0 to 5 मीटर की दूरी में फोर्स वेरी करेगा ना, 0 पे 0 हो जाएगा, 1 मीटर पे 2 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे बच्चों कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स वेरिएबल है, तो x दूरी के बाद एक छोटा सा एलिमेंट dx लेते हैं, ठीक है। ये dx एलिमेंट इतना छोटा होता है कि इस dx पोर्शन में फोर्स हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस dx एलिमेंट पे बच्चों फोर्स लिखेंगे तो dx दूरी के लिए जो वर्क डन होगा वो छोटा dw होगा, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, f इंटू dx, ठीक है। dx भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही है, तो इसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। टोटल वर्क डन निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। अब कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 to 5, तो 0 to 5 लिमिट रख लो, आंसर आ जाएगा। ये हमारा प्रोसेस था। तो वैसे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। f कितना है हमारा, 2x है, ये हो गया dx, cos 0 की वैल्यू होती है 1, 0 to 5, ठीक है। इंटीग्रेट करने पे कितना आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर, 0 to 5 आप रख लेना, आंसर आ जाएगा 25 जूल, ठीक है। ये तो पहला था। दूसरा, इसी वेरिएबल फोर्स के फॉर्मेट में क्वेश्चन जो आता है वो आपको वेक्टर फॉर्म में फोर्स को मेंशन कर देगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सारा फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब कैसे हम वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मान लेते हैं किसी पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया गया, ठीक है ना। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2, ठीक है। कोऑर्डिनेट भी मेंशन कर देते हैं, ये 0,0 है, ये 2,3 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया है और जिस फोर्स के वजह से डिस्प्लेस हुआ है वो फोर्स वेरिएबल है और वेक्टर फॉर्म में दिया, ठीक है ना। ये दूसरा फॉर्मेट है। तो फोर्स हमें कैसे दिया है बच्चों, फोर्स दिया हुआ है 3x² i कैप प्लस y² j कैप, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो ये जो फोर्स है बेसिकली किस फॉर्मेट का है, वेरिएबल तो है ही, fx i कैप है और fy j कैप, ठीक है। इसके लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट रहेगा, dw बराबर f इंटू dx कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन पार्टिकल तो x y किसी प्लेन में चल रही है, तो क्या कर लेंगे हम,
एफ इंटू डी आर वैक्टर लिख लेंगे, ठीक है ना। डी आर वैक्टर हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, बहुत छोटा सा पोजीशन वेक्टर। तो डी आर वैक्टर को क्या लिख सकते हैं, एफ वैक्टर को पहले देखो क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, और आप चाहो तो एफ जेड के कैप भी लिख सकते हो, हालांकि यहाँ पर उसका कंपोनेंट है नहीं, ठीक है ना। तो एफ जेड के कैप डॉट डी आर वैक्टर क्या है बच्चों, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। समझ में आ रही है बात। ये तो छोटा सा वर्डन था, इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट रख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाता। तो जैसे ही इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो इसका लिमिट रख लेना, ठीक है ना, x1 से x2 तक, y वाली लिमिट रख लेना y1 से y2 तक, और z वाली लिमिट रख लेना z1 से z2 तक। इस फॉर्मेट का बेसिकली ये क्वेश्चन दिया है जो अभी हमने किया। तो आइए इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो फोर्स दिया है वो कैसा है बच्चों, x में लग रहा है 3x² और y में y² जे कैप, ठीक है। वर्क डन क्या लिखना चाहिए हमें, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से देखो, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स क्या है बच्चों 3x², ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस एफ वाई डी वाई क्या है बच्चों y² इंटू डी। लिमिट क्या है, लिमिट आप देखो कहाँ से कहाँ पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, 0,0 से 2,3 तक, यानी x की एक लिमिट 0 to 2 है और y की 0 to 3। अब बस आपको इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, अगर इंटीग्रेशन आता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं। ये तो वर्क डन हो गया हमारा। 3x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x3। क्लियर, x3/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 2 तक लिमिट होगा। y3/3 लिमिट क्या है बच्चों 0 to 3। अब आप लिमिट रख के देख लो, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 - 0 प्लस 3 रखेंगे तो 3 से 9, 9 से 27, 27/3 इज 9, 9 - 0, कितना आंसर आ गया बच्चों 17 जूल, ठीक है। क्लियर है। तो वेरिएबल अगर फोर्स होगा तो 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म में दे देगा, फोर्स एक्स में भी वेरी कर रहा होगा, वाई में भी वेरी कर रहा होगा, इससे पहले जो किए थे वो भी है, और इसी का एक तीसरा फॉर्मेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ठीक है ना, उसमें बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। आइए देखते हैं क्या है, ठीक है ना। वेरिएबल ही फॉर्मेट होगा लेकिन फोर्स का वेरिएशन थोड़ा सा अलग होगा, ध्यान से देखिएगा। ये थर्ड फॉर्मेट है बच्चों। मान लेते हैं ये कोई पोजीशन है और यहाँ से पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया किसी दूसरे पोजीशन पे, डेटा वही है 0,0 से 2,3, ठीक है। लेकिन इस बार जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, वो देखिए कैसे एक्ट कर रहा है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये हमारा क्वेश्चन। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बेसिक जो अप्रोच है उसी को अपनाते हैं। डी डब्ल्यू बराबर क्या लिख लेंगे, जब फोर्स हमारा वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो ये तो एक्स कंपोनेंट है फोर्स का, ठीक है बच्चों, और ये कैसा है वाई कंपोनेंट है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स क्या है बच्चों वाई, वाई इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। चलिए हम पूरा लिख देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो एफ एक्स क्या है बच्चों हमारा वाई है, इंटीग्रल ऑफ वाई इंटू डी एक्स, और यहाँ पर एफ वाई क्या है एक्स है, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी वाई। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हमें तो इंटीग्रेशन सेम वेरिएबल में आता है। अगर यहाँ पर dx का एलिमेंट है, dx लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फोर्स हमारा x के साथ ही वेरी करना चाहिए। ये y दिया है तो यहाँ पर फोर्स का y वाला कंपोनेंट होना चाहिए, लेकिन ये फोर्स तो y में वेरी कर रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है बच्चों वो आता है आपका
पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्मेट पे, ठीक है ना, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है ये, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व होगा नहीं, इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करो तब शायद आपका कुछ रिजल्ट आएगा। देखो इंटीग्रेशन हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। ये क्या हो गया, y dx प्लस x dy, ठीक है। अब आप इसको सोचो, क्या ये किसी का डिफरेंशिएशन हो सकता है? देखिए मैं इधर लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरा कोई फंक्शन है हमारा एक्स वाई, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो प्रोडक्ट रूल आप लगाते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाता है y dx प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन, तो क्या हो जाता है x dy। दिख रहा है आपको, y dx प्लस x dy, यानी बेसिकली ये जो टर्म यहाँ पर लिखा है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, d ऑफ एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई का डेरिवेटिव। तो अगर इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d ऑफ एक्स वाई। अब जैसे ही आप d ऑफ एक्स वाई लिख लिए तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई केवल हो जाएगा। और लिमिट हमें मालूम है, लिमिट क्या बच्चों, 0,0 से 2,3, तो आप जैसे ही इसमें वैल्यू रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 जूल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि वेरिएबल में 3 तरह के सवाल हमने बनाए, ठीक है। एक तो आपको दे रहा है फोर्स की एक्स के साथ वेरी कर रहा है, या फिर हो सकता है टाइम के साथ वेरी कर रहा हो। दूसरा क्या है कि फोर्स आपके वेक्टर फॉर्म में मेंशन हो, ठीक है ना, जिसका एक्स कंपोनेंट एक्स में हो, वाई कंपोनेंट वाई में हो, तो वो भी सिंपल से सॉल्व हो जाते हैं। तीसरा फॉर्मेट बच्चों ये है जिसमें फोर्स वेरिएबल तो है लेकिन उसका एक्स कंपोनेंट वाई का इक्वेशन है और वाई कंपोनेंट एक्स का इक्वेशन है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करना तभी पॉसिबल होगा जब ये आपका परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट पहचानेंगे कैसे, ठीक, आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है। बहुत रेयर है कि ऐसा क्वेश्चन मिले, लेकिन हाँ जेई में तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। दूसरा टर्म लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो। तीसरा क्या बच्चों, एक्स क्यूब इंटू वाई, इसको डिफरेंशिएट करो। ध्यान से सुनना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 2x y इंटू डी एक्स होगा ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इंटू वाई, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, प्लस y का डिफरेंशिएशन बच्चों dy हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर है। उसी तरह जब इसे करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x dx इंटू वाई स्क्वायर, तो 2x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू वाई डी वाई। क्लियर। सिमिलरली जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई। यानी अगर आपको ऐसा टर्म मिल रहा है, ऐसा टर्म मिल रहा है, ऐसा टर्म मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी भी सवाल वहीं का वहीं पे फंसा हुआ है, क्या कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये किसका है। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, तो हम इसमें बच्चों पार्शियल इंटीग्रेट करके चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, पार्शियल इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। देखो कैसे, इसी के आगे सामने ही कर लेते हैं। इस वाले टर्म को देखो, dx लिखा है ना, इसको पार्शियल इंटीग्रेट करो बच्चों। आप dx है तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, कितना आ जाएगा, 2x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और y तो कांस्टेंट है। पार्शियल इंटीग्रेट करने का मतलब कि जिसमें दिया हुआ है टर्म उसी को इंटीग्रेट करना है।
अब इसको पार्शियल इंटीग्रेट करो तो ये तो y का फंक्शन है, मतलब x हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। अगर ये दोनों टर्म, इसको इंटीग्रेट करने पे और इसको इंटीग्रेट करने पे दोनों टर्म हमारे सेम आ जा रहे हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ये एक इसका शॉर्ट ट्रिक आप समझ सकते हो, ठीक है, पहचानने का कि अगर फोर्स हमारा वेरिएबल में x कंपोनेंट का फोर्स y में दिया है, y कंपोनेंट का फोर्स x में दिया है, तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों है वो भी आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। आइए पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हमको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली जब इसको करने जाओगे तो y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों टर्म हमारे सेम आ गए, ठीक है, मतलब ये भी परफेक्ट डिफरेंशियल का फॉर्मेट। अब इसे देखो बच्चों, 3x स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब आएगा और y तो है ही यहाँ पे। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो y के रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी ये भी परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। सिमिलरली आप और भी कोई क्वेश्चन हम दे दें तो आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आइए, जब इतना हम सीख चुके हैं तो एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, देखो बच्चों, क्वेश्चन अब बनाते हैं। अब आप कोशिश करना क्या आप इस बात को पकड़ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और कोऑर्डिनेट हम उसके कुछ 0,0 से 4,2 ऐसे मेंशन कर दिए हैं। फोर्स जो हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखो, फोर्स जो दिया है बच्चों वो क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर नहीं, इसको हम लोग लिख लेते हैं 2y, ठीक है, 2y आई कैप, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर जी कैप। क्लियर है। अब कैसे पता करेंगे कि ये इंटीग्रेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब तक अगर ये पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्मेट में होगा तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, y हमको मालूम होना चाहिए x के फंक्शन, ठीक है। तो पहले आइए चेक करते हैं, जितना प्रोसेस है वेरिएबल का उतना तो करेंगे। dw बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रल ऑफ fx dx प्लस fy dy, ठीक है। ये होल सबका इंटीग्रेशन है, होल का। fx क्या है बच्चों, 2y इंटू डी एक्स, प्लस fy क्या है, 3x स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसको चेक करो, ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेट करके चेक करो। अगर टर्म सेम आएगा तब तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो देखो, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2xy, ठीक है, और इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर y। तो क्या ये टर्म और ये टर्म सेम है, नहीं, सेम नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एडिशनल डेटा क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि y x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। बात समझ में आ रही है। तो ये एक सोचने वाली बात है, तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। सिमिलरली एक ऐसा फॉर्मेट ले लेते हैं जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल का बन जाए। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, फोर्स आपका गिवन है, ठीक है, फोर्स गिवन है क्या, y आई कैप, ठीक है, प्लस वाई आई कैप नहीं लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, आई कैप XY/2 लिख लो, ठीक, क्लियर।
और यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पर क्या लिख लें हम लोग बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बस लिख लेते हैं, ठीक है, जे कैप। देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं बनेगा तो फिर कोई और एग्जाम्पल लिया जाएगा। चलो अब वर्क डन लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, वर्क डन क्या लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ठीक है। एफ एक्स क्या है बच्चों, देखो यहाँ से एक्स वाई बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, ठीक है, प्लस एफ वाई डी वाई क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर डी वाई। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं, क्वेश्चन ये था। तो आप पहले इसको पार्शियल इंटीग्रेट कर लो, ठीक है ना, साइड में। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x बाई 2 है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो x का इंटीग्रेशन करोगे dx के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, मतलब एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। यानी ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक को एक शब्द में क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ना। ये जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है वो उसको छोटे तरह से हम यहीं लिख सकते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हैं, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ लिए हैं, वो ये बात आसानी से समझ रहे होंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई। लिमिट हमें मालूम है, लिमिट ले लेते हैं, ठीक है ना, 0,0 से 4,2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16 इंटू 2 यानी 32 जो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आइए अब हम धीरे धीरे कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे इससे पहले कि अगर कोई पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, और फोर्स आपका ऐसे मान लो दे दिया है एक्स जे कैप, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स इंटू जे कैप। तो वर्क डन क्या लिखते हैं, तो वर्क डन हम लोग लिखते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स का जेड वाई कंपोनेंट है ना बच्चों, तो इंटीग्रल ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई। तो ये क्या हो जाता है, एक्स इंटू डी वाई। क्लियर है। इधर इंटीग्रेट कर लोगे तो वर्क डन आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमको y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं पता है, y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं पता है, ठीक है, नहीं मालूम है, ठीक है। तो अगर ये जब हमें नहीं मालूम है तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये बता क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे, ध्यान से सुनना, किसी पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, अगर फोर्स उसमें कैसा लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, फोर्स उसमें कैसा है, वेरिएबल है, ठीक है ना। लेकिन ये वेरिएबल क्या हो, 3 तरीके का, या तो केवल x में वेरी कर रहा हो, ठीक है, या तो x y z तीनों में वेरी कर रहा हो, ठीक है, लेकिन रेस्पेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका कंपोनेंट होना चाहिए। x वाला कंपोनेंट x में वेरी कर रहा हो, y वाला कंपोनेंट y के साथ वेरी कर रहा हो। और तीसरा क्या हो सकता है कि परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट का। अगर ये वेरिएबल फोर्स उन तीनों में से एक है, तो अभी जितने हमने क्वेश्चन पीछे के किए हैं उसमें हम बिल्कुल इस बात का ध्यान नहीं दिए हैं कि पार्टिकल का पाथ क्या है। क्या ये पार्टिकल को सीधे ऐसे जाना चाहिए था, कि या पार्टिकल को इधर से जाना चाहिए था, या पार्टिकल को इधर से जाना चाहिए था। इस बात से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हमको तो बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मालूम थी, ठीक है। तो ये पार्टिकल सीधे जाता तब भी वर्क डन इतना आता,
ऐसे भी हम ले जाते पाथ से तब भी वर्क डन सेम आता, और इधर से भी ले जाते तो वर्क डन सेम आता। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है, ठीक है। पार्टिकल हमारा एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस तरह के फोर्स, ठीक है ना, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं वो किस में आते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है। और जो फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, वो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है, ठीक है। इसलिए इस वाले प्रॉब्लम में हमें दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ठीक है फोर्स तो वेरिएबल है, ठीक है ना, लेकिन फोर्स का वाई कंपोनेंट एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। और ऊपर से ये डिफरेंशियल फॉर्मेट में भी नहीं है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं आ पाए। तो पहले तो आइए कंजर्वेटिव फोर्स को समझते हैं, उसके बाद आगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, याद रखने वाली बातें क्या हैं, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ कि अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट है, क्या है बच्चों, फोर्स अगर कांस्टेंट है, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर फोर्स हमारा कैसा है बच्चों, वेरिएबल है, तो वेरिएबल के अंदर भी तीन आ जाएंगे कंडीशन कि फोर्स तो या तो हो सकता है कि वेरी कैसे कर रहा हो, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, फोर्स का वाई कंपोनेंट और फोर्स का जेड कंपोनेंट, ठीक है ना। ये एक्स कंपोनेंट जो है बच्चों एक्स में ही हो, जैसे ये हो गया मान लीजिए 3x² आई के, ये वाई कंपोनेंट बच्चों वाई में ही हो, y² जे के, और जेड कंपोनेंट भी जेड ही में, ठीक है। अगर इस टाइप का फोर्स आपको गिवन है, या तो फोर्स केवल किसी एक ही कंपोनेंट में ऐसे गिवन है, या तो फोर्स केवल कांस्टेंट है, 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसा दिया हो, और या तो एक है जो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, ठीक है ना। अगर फोर्स हमारा वेरिएबल हो, लेकिन एक्स कंपोनेंट एक्स में वेरी कर रहा है, वाई कंपोनेंट वाई में वेरी कर रहा है, जेड कंपोनेंट जेड में वेरी कर रहा है, या तो फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में हो, या तो फोर्स कांस्टेंट हो, तो ये सारे टाइप के फोर्स किसके अंडर में आते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर में, ठीक है ना। बात इतने ही से तो खत्म नहीं हो जाएगी ना, कि हम कहेंगे किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन कर रहे हैं और वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे केवल डिपेंड कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। तो यही तीन टाइप के फोर्स हैं। कांस्टेंट फोर्स केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। वेरिएबल भी फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स में दो टाइप के फोर्स आ जाएंगे, एक तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट एक्स में वेरी करे, वाई वाला वाई में वेरी करे, जेड में वाला जेड में वेरी करे, तो ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा है कि हो सकता है कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट वाई में वेरी कर रहा हो, वाई वाला कंपोनेंट एक्स में वेरी कर रहा हो, लेकिन वो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में हो, तभी जाके वो इंटीग्रेट हो पाते हैं। तो ये एक तरह का ये फोर्स हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया। ये तीन तरह के फोर्स किस में होते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अगर किसी भी फोर्स के द्वारा हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्क डन बाय ए फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, क्या हो, पाथ क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, दैट इज इट डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ऐसे फोर्स आते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर, ठीक है ना। अगर किसी फोर्स के द्वारा हम वर्क कर रहे हैं और वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है। और अगर वो पाथ पे डिपेंड करेगा तो कैसे फोर्स में आएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा, ठीक है। तो कौन सा फोर्स पाथ पे डिपेंड करेगा, उसी के लिए ये तीन फॉर्मूला बताया गया है। या तो फोर्स वो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का हो,
या तो वेरिएबल हो लेकिन रिस्पेक्टिव फोर्स उसी कंपोनेंट में वेरी कर रहा हो, और या तो फोर्स कांस्टेंट हो। ठीक है, अब ये कंजर्वेटिव फोर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए देखते हैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कंजर्वेटिव फोर्स लिख लिए तो पहले थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कोई टॉपिक छूटे नहीं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। वर्क डन बाय ए फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट इफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, अगर पाथ पे डिपेंड कर रही है देन इट इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलो, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें किसके बारे में पढ़ना है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे हमको समझते चलना है साथ में। कंजर्वेटिव फोर्स क्या कह रहा है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स ये कह रहा है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को ले गया है तो वो इस रास्ते से लेके गए हैं, पहला रास्ता मान लेते हैं, या वो इस रास्ते से लेके गए हैं, या वो इस रास्ते से लेके गए हैं, हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है तीनों केस में। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो फोर्स है वो कैसा है, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर W1 इज नॉट इक्वल टू W2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू W3, अगर अलग अलग रास्ते से जाने पे फोर्स वर्क डन हमारा अलग अलग आ रहा है तो ऐसा फोर्स किसके अंदर आएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर। क्लियर है बात। चलो अब देखो बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली लाया किसके लिए गया है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही कंजर्वेटिव फोर्स है ही। और मतलब कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात करेंगे तो समझ लेना कि पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्स के साथ एसोसिएटेड है, कंजर्वेटिव फोर्स के साथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कोई लेना ही देना नहीं। ठीक है ना, उसका टर्म ही उसके साथ इंक्लूड नहीं होता। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी सिस्टम पे वर्क हो रहा है, अब वो वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हो रहा है, तो उस सिस्टम की एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बच्चों, अब इसमें कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट बात हैं, उसको ध्यान में रखना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इफ वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज बाय कंजर्वेटिव फोर्स, if work done on a system by conservative force, then energy of system is called potential energy, is called potential energy। ठीक है, यानी अगर किसी सिस्टम पे कार्य केवल किसके वजह से हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा है, तो उस सिस्टम की जो भी एनर्जी चेंज हुई है वो पोटेंशियल ही एनर्जी है। बात समझ में आई। तो पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली डिफाइन कैसे किया गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया आपका वर्क डन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं हम लोग डी से। ठीक है, माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया,
नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आने वाला है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इसका कुछ लिमिट होगी, इनिशियल और फाइनल, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, सिमिलरली आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इनिशियल माइनस डब्ल्यू फाइनल। ठीक है, माइनस साइन लगा हुआ है ना, यानी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी नहीं देता है हमें, वो क्या देता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देता है। देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट हमें नहीं मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें एक बात है जो मैथमेटिकली हमको समझ में आ रही है कि वर्क डन बाई ए कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है, वर्क डन बाई अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, आप नेगेटिव लिख लेना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ए कंजर्वेटिव फोर्स गिव्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट हमें नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, अब ये बात अलग है कि किसी इन दोनों में से किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो तो दूसरे की निकाल सकते हो, लेकिन हाँ, इंटीग्रल ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स गिव्स यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट हमें नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमको उसमें एक रेफरेंस खुद से लेना होगा जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करते हैं, या तो एज्यूम करते हैं या तो हमको वहाँ पे मालूम होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट निकालने के लिए हमको एक रेफरेंस चूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब जाके आएगा। जाहिर सी बात है, ये हमको डिफरेंस दे रहा है तो एक मालूम होगा तभी तो दूसरा पता चलेगा। ठीक है, तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एक रेफरेंस हम खुद लेंगे। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट is only calculated when potential energy at other are known और एज्यूम्ड। ठीक है ना, या तो वो मालूम हो या तो हम कुछ कन्वेंशन से उसको क्या कर ले, एज्यूम कर लें, तब जाके हमको पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट मिलेगा। ठीक है, आइए और इसके आगे देखते हैं। हाँ, ये डेफिनेशन आपको याद रखना। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है ना, एक पहले छोटा सा कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं जहाँ से आपको कुछ थोड़ा सब क्लियर हो। एक टर्म है बच्चों हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखना, बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल के आने वाली। क्या होता है बच्चों, किसी हाइट पे अगर कोई मास है जिसका किसी बॉडी का मास m है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। ये सब जानते हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हैं। अब उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बच्चों, और कैसे किताबों में इसको लिखा रहता है। ठीक है, ये कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, इसको हम h हाइट ऊपर लेके गए, यहाँ पे h हाइट ऊपर लेके गए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या किए, h हाइट ऊपर लेके गए। वर्क कौन किया बच्चों, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क कौन किया, हमने किया। मतलब एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से वो वर्क हो रहा है।
लेकिन हमने तो अभी पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिराइव करते हैं या फिर डिफाइन कैसे करते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स तो इस पे mg लग रहा है, यही तो एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। तो देखो बच्चों, आपको किताबों में क्या दिया रहता है, ठीक है ना, किताबों में दिया रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो माइनस टाइम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, माइनस टाइम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये जो दूसरा टर्म आया, ये तो पहले हमने नहीं बताया था, ये तो अभी बताया था। क्यों? क्योंकि जब इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले जाना होगा तो जाहिर सी बात है mg तो ले नहीं जा सकता, ठीक है, धरती माता इसे कहाँ लेती, नीचे खींचती, तो लेकिन जाना तो ऊपर है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे, इस एक्सटर्नल फोर्स की कुछ खास बातें होंगी, ठीक है। वो खास बात क्या होगी, जब इस पार्टिकल को या जब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो बहुत धीरे 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 ले जाते हैं, वेरी स्लोली, ठीक है ना। ये आपके किताबों में लिखा होगा कि जब पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले गए हैं, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, हर इंस्टेंट पे किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, ठीक है ना। बॉडी मस्ट ब्रिंग वेरी वेरी स्लोली, ठीक है ना, ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहता है। ऐसा क्यों लिखा रहता है भाई, ऐसा इसलिए लिखा रहता है कि ध्यान से देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे नीचे क्या लग रहा है बच्चों, mg, ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, F एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो ये ऊपर जा रहा है। तो हर इंस्टेंट पे ये F एक्सटर्नल किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। हर इंस्टेंट पे ये F एक्सटर्नल किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा भाई, अगर ऐसा होगा तो इससे ये हो जाएगा कि हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो हर समय किसके बराबर होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि तभी जाके नेट फोर्स जीरो होगा, और तभी जाके एक्सेलरेशन जीरो होगा, तभी जाके उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी का टर्म नहीं आएगा, तभी तो जाके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होगी, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी को दो तरीके से मेंशन किया गया, ठीक है। या तो आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लो, और या तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट कर लो। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स से आप कैलकुलेट करोगे तो इन बातों का ध्यान देना। अब आइए दोनों मेथड से हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कैसे, ठीक है। यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं इसे। उसके बाद देखो बच्चों, जब इसको मैं ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है ना, h हाइट ऊपर ले जा रहा हूं, वर्क हम इसके वजह से डिराइव करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, क्लियर है ना। एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर की तरफ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, F इंटू H cos 0 डिग्री, ठीक है ना। जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, ये फोर्स हर इंस्टेंट पे किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो हमको यहाँ पे किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो F हमारा क्या है, mg है, हाइट क्या है h, और cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। यानी जो हमारा वर्क डन एक्सटर्नल आया वही तो हमारा क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यानी यही डेल्टा यू है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं इस फॉर्मूले से डिराइव करने की कोशिश करता तो
तो ध्यान से सोचो, mg किधर लग रहा है बच्चों, नीचे की तरफ। कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। पार्टिकल किधर जाना है, ऊपर की तरफ। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिखते हैं, mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो h और mg के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो -mgh हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस टाइम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यानी जो भी हमारा वर्क डन आया है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, उसका माइनस ले लेंगे, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यानी आप दोनों तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन हाँ, फिर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये डेल्टा यू है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, कुछ हो सकती है, डिपेंड कर रहा है वो रेफरेंस पे। ठीक है, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो इसके रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। तो जो हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा है वो बेसिकली डिफरेंस आता है। ठीक है ना, कैसे आपको धीरे धीरे अब समझ में आ जाएगा। इधर की तरफ रब कर लेते हैं थोड़ा, देखो ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, कुछ बहुत छोटी छोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर प्लस माइनस का ही दिक्कत होगा। देखो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सोचना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, इसके बीच में दूरी क्या है, h। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, mgh। ये mgh क्यों हो गई, क्योंकि आप यहाँ पर इसको जीरो एज्यूम किए होगे। तो जीरो एज्यूम आप खुद किए हो ना, ये कि रेफरेंस लेवल हो गया। ठीक है ना, अगर यहाँ पर कोई एक इंसान है तो उसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट क्या है, सेम रेफरेंस लेवल पे, तो कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाइट ही कुछ नहीं है, तो mgh जीरो हो गया, h यहाँ पे बेसिकली जीरो है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। अब एक जगह नोन हो गया तो दूसरे जगह हम बता सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर वहीं यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर रहता और उसके लिए ये दूरी d होती, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो इस ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती, mgd। ठीक है, इस ऑब्जर्वर के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, mgd प्लस h। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे भी वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। लेकिन पहले वाले केस में देखो, mgh में से जीरो अगर माइनस करें तो क्या आ जाएगा, mgh आएगा। सेकेंड वाले केस में भी देखो, mgd प्लस h में से mgd घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, mgh आएगा। मतलब डेल्टा u इन दोनों केस में क्या है, सेम है। डेल्टा u यहाँ पर भी mgh आएगा और डेल्टा u यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, mgh। इसका मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे बताना वो रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, कि कौन कहाँ से देख रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, अब सामने कोई बंदा खड़ा हो तो वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी उसके रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट फ्लोर से देख रहा होगा मुझे, तो मैं तो ऊंचाई पे हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ होगी। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट डिपेंड ऑन रेफरेंस, डिपेंड ऑन रेफरेंस। दूसरी चीज क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है, ठीक है ना, मतलब बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स आता है वो बेसिकली हमको ये देता है,
तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट निकालना होगा तो एक जगह का तो या तो हमें मालूम हो या तो हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग एज्यूम ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अब वो भी एजम्पशन फार्मूले के हिसाब से ही आता है। जैसे कि इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है, मतलब ये हाइट्स के हिसाब से वैरी कर रही है। तो इस लेवल पे हाइट तो सेम है ना ऑब्जर्वर का भी और ऑब्जेक्ट का भी, यानी इसलिए यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिए, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में इसकी हाइट क्या है, h है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh हो गया। क्लियर है बात। चलो आओ इसी तरह एक और डेरिवेशन देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में है। बाकी ये सारी चीज़ें जब आप 12th में आओगे तो और अच्छे से क्लियर होगी, और किताब में साफ साफ वो लिखा हुआ है डेफिनीशन में। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे तो उसमें डेफिनीशन में लिखा है कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। इन्फिनिटी से किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो वो जो कार्य हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में, उसको पोटेंशियल एनर्जी मतलब उस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इन्फिनिटी से लाने की क्या ज़रूरत है, वो बेसिकली इन्फिनिटी है वो रेफरेंस है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम 0 एज्यूम करते हैं, ठीक है। आइए अब दूसरा जो टॉपिक है बच्चों इसमें पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये हमारा एक सिस्टम है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी ये एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको x खींच दूं, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। कौन खींचा है, मैंने खींचा है इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तभी तो इधर आएगा, अपने आप थोड़ी नहीं खींच जाएगा। अच्छा स्प्रिंग पे फोर्स तब किधर लगेगा, अंदर की तरफ। कितना लगेगा, kx, ठीक है ना। दिख रहा है ना, ये एक वेरिएबल फोर्स है। ये जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, x में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स भी किस में चेंज हो रहा है, x ही में चेंज हो रहा है। ये किस टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए वो तीनों फॉर्मेट आपको बताया गया। तो अब जैसे ही इसको छोड़ोगे तो स्प्रिंग, ये ब्लॉक किधर आएगा, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि हमने जो वर्क किया है एक्सटर्नली, वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर्ड हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे इस चौक को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो कौन लेके ऊपर जा रहा है, मैं लेके जा रहा हूँ, यानी मैंने इस पे कार्य किया है। मैं अपना जैसे ही कार्य हटा दिया, चौक नीचे गिर गया। यानी इस पोजीशन में जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक्सटर्नल के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इस ब्लॉक का मान लेते हैं मास m है, इसको F एक्सटर्नल की वजह से हमने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, ठीक है। ध्यान रखना है ये F एक्सटर्नल कैसे लगना चाहिए, हर इंस्टेंट पे कैसा लगना चाहिए बच्चों, स्प्रिंग फोर्स के बराबर, ठीक है ना। अभी पहले ही बताए थे, हल्का हल्का धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे इसको कि कोई इसमें नेट वेलोसिटी में चेंज ना आए। तो वर्क डन क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स हमारा वेरिएबल है बेसिकली, तो हमने dx यहाँ पे लेना चाहिए, ठीक है। कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एफ एक्सटर्नल कितना है, kx dx, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से x तक। ये जहाँ पर पार्टिकल था पहले हम उसको नेचुरल लेंथ मान लेते हैं, ठीक है ना। नेचुरल लेंथ मतलब रिलैक्स लेंथ, जहाँ पे इस स्प्रिंग में कोई ना ही एक्सटेंशन है ना ही कंप्रेशन है, ठीक है। तो वहाँ से लेके x तक इंटीग्रेट कर दी, कितना आ गया बच्चों, 1/2 kx²। ये क्या आया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स आया। वर्क डन बाई एक्सटर्नली फोर्स तो हमारा क्या होता है,
क्या होता है बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सोचोगे तो इसका मतलब क्या है? u फाइनल माइनस u इनिशियल। ठीक है, यानी ये जो टर्म है वो इसको कैसे लिखना चाहिए? हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो ये तो दिख रहा है ना, ये 0 वाला हमने लिखा नहीं है, 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इसमें भी हमको रिफरेंस मालूम है, रिलैक्स लेंथ पे स्प्रिंग में काइनेटिक आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, तो बेसिकली कैलकुलेट तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही करते हैं, लेकिन एक रेफरेंस हमको मालूम होता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या ये नेगेटिव होगा? नहीं, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और के क्या है बच्चों? स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये भी पॉजिटिव होता है। तो ये तो कहानी थी किसकी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा टॉपिक है, ठीक है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन हाँ इसका यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और नेक्स्ट लेक्चर में जाके मैं पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग सिस्टम के निकालने आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और कोई भी डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।